हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। आज हम स्टडी करेंगे घटना चक्र 2022 इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हमने लास्ट क्लास में कृषि पढ़ा, हरित क्रांति पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे खाद्यान्न फसलें, जिसमें सबसे पहले खाद्यान्न फसलों में हम स्टडी करेंगे रबी की फसलें। जो ये क्लासेस हैं ये आपके आगामी परीक्षा 14 मई यूपी पीसीएस प्री, 21 मई एमपी पीसीएस प्री और आगामी परीक्षा जो आरओ एआरओ यूपी की है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो आप लोग सीरीज को पूरा देखिए, क्लासेस पूरी देखिए ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। शुरू करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक रहेगा रबी की फसलें। पहले इस पर हम नोट्स पढ़ेंगे कुछ। भारत के विभिन्न भागों में पारिस्थितिकी अंतर के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के फसल चक्र अपनाए जाते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान, गेहूं आदि। भारत में 3 शस्य ऋतुएं। शस्य का मतलब क्या होता है? कृषि की ऋतुएं, जो इस प्रकार है: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो सबसे पहले हम अध्ययन कर रहे हैं रबी की फसल का। रबी की फसलों को सामान्यतः शीत ऋतु अर्थात जाड़े में अक्टूबर से नवंबर के मध्य बोया जाता है और गर्मी की ऋतु में अर्थात मार्च से अप्रैल में काट लिया जाता है। अब जैसे गेहूं की आप फसल को देखेंगे तो गेहूं सामान्यतः जाड़ों में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपको खेतों में दिखेंगे। और जो लोग पशुपालन करते हैं, गाय भैंस ये सब जानवर पालते हैं, इनके चारे के लिए जो भूसा होता है गेहूँ का, वो सामान्यतः मई जून में या अप्रैल में इनके घर पे मिलता है, मतलब इनको मिल सकता है। तो इससे अर्थ लगा सकते हो कि गेहूं की फसल अक्टूबर में होती है। अच्छा, गेहूं का जैसा पेड़ होता है वैसा ही थोड़ा सा उससे मिलता जुलता जौ का पेड़ होता है, तो उसकी खेती भी उसी समय देखने को मिलेगी। ठंडियों के समय में ही आपको गोभी, मटर, आलू मटर, बहुत सारी सब्जियां मटर की मिलती हैं खाने के लिए, तो मटर भी ठंडी में ही आती है, चना भी ठंडी में आता है। और आप गेहूँ के खेतों में ही पीले पीले छोटे छोटे फूल सरसों के देखोगे, तो सरसों भी इसी समय बोई जाती है। और आलू, क्योंकि आलू हम लोग नवंबर दिसंबर में बोते हैं, मार्च के आसपास उसे निकालते हैं और उससे चिप्स, पापड़, ये सारी चीज़ें भी बनाई जाती हैं जो होली के त्यौहार पे खाया जाता है। तो आप इससे एक आइडिया लगा सकते हो अपने घरेलू जीवन से, जो आप घरों में देखते हो उसी के आधार पे कि रबी की फसलों में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। रबी की फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ, जो भूमध्य सागरीय हवाएं चलती हैं, जहां से भूमध्य सागर से हवाएं आते हुए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो बारिश होती है, इन फसलों में अधिक उत्पादन सहायक होता है। मतलब ये जो बारिश होती है, क्योंकि किसी भी फसल के लिए पानी तो सख्त आवश्यक है। कहाँ तक आप सिंचाई करेंगे, कहाँ तक आप कुओं से, नलकूपों से जो है कि सिंचाई कर पाएंगे, तो पानी तो ज़रूरी होता है। गर्मी की जो फसलें होती हैं, जिनको हम खरीफ की फसल कहते हैं, तो उस समय तो भारत में मानसून सत्र चल ही रहा होता है। मई जून में बारिश हो रही होती है, जुलाई में बारिश होती है, जिससे फसलों को नेचुरली पानी मिल जाता है। किसान को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन जो जाड़े की फसल होती है, रबी की फसलें, जिस समय भारत में मानसून नहीं होता है, बारिश नहीं होती है, ऐसे में भूमध्य सागरीय हवाएं जो होती हैं, भूमध्य सागर से जो हवाएं उठती हैं, वो मध्य एशिया से होते हुए और भारत में प्रवेश करते हुए इन सभी उत्तर भारत के क्षेत्रों में बारिश कराती हैं, जिससे यहाँ की फसलें अच्छी हो जाती हैं। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और यह देश के उत्तर और पश्चिम, मतलब उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में पैदा की जाती है। भारत में गेहूं की कृषि के लिए लगभग 10 से 25 डिग्री का तापमान चाहिए होता है और जाड़े में लगभग यही एवरेज तापमान भी होता है और लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता रहती है। मतलब बहुत अधिक वर्षा भी नहीं चाहिए कि गेहूं की फसल नुकसान हो जाए और बहुत कम बारिश भी नहीं चाहिए कि गेहूं की फसल सूख जाए। जिसे मध्यम ताप और मध्यम वर्षा ही कहा जाता है। मतलब तापमान भी बहुत हाई नहीं है और वर्षा भी बहुत हाई नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार भारत में गेहूं की कृषि 31.6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की जा रही है और गेहूं की कुछ प्रमुख किस्में हैं। यह आपसे प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से यह किस्म किस फसल की है? गेहूं, धान, सरसों, बहुत सारे ऑप्शन देता है। तो आपको याद रखना है, गेहूं की जो प्रमुख किस्में हैं: सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, देश रत्न, कंचन, गोमती, ये सभी मुख्य रूप से गेहूं की फसलों की किस्में हैं। भारत में गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं की बौनी प्रजातियों का विकास किया गया, जिसे लर्मा रोजो 64A, सोनोरो और साथ ही साथ 63, 64, मेयो 64 और S227। तो ये कुछ जो है कि परीक्षण देश के गेहूं उत्पादक राज्यों में किया गया है। साथ ही साथ
इन बौनी किस्मों के सफल परीक्षण के फलस्वरूप भारत में गेहूं की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। नोरिन 10, ध्यान दीजिएगा, नोरिन 10 गेहूं में बौनेपन का जीन है। तो ये क्या है, कोई फसल नहीं है, गेहूं की कोई किस्म नहीं है, बल्कि ये गेहूं में पाया जाने वाला जीन है जो गेहूं को बौना रखता है, यानी छोटा रखता है। मैक्रोनी गेहूं असिंचित परिस्थितियों अथवा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है, जहां पे बारिश नहीं होती है, जहां भूमध्य सागरीय हवाओं का प्रभाव नहीं होता है, बारिश बिल्कुल नहीं हो पाती है दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, और ऐसी स्थिति में वहाँ सूखा भी अगर पड़ रहा होता है तो भी मैक्रोनी गेहूं की खेती अच्छी होती है। कल्याण सोना जो गेहूं की एक उन्नत किस्म होती है। रस्ट, रस्ट ध्यान दीजिएगा, गेहूं की फसल का एक रोग है और ये 3 प्रकार का होता है। कैसा, एक तो पीला किट यानी येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट। करनाल बंट यह गेहूं की एक कवक जनित बीमारी है। तो बरनाल रंट भी क्या है, एक कवक जनित बीमारी है, जबकि रस्ट एक गेहूं का रोग है, और नोरिन 10 गेहूं में पाया जाने वाला जीन है जो इसकी फसल को छोटा रखता है, बौना रखता है। यह रोग टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। करनाल बंट जो रोग होता है गेहूं में, ये कवक जनित बीमारी है और ये टिलेटिया इंडिका नामक रोग कवक से होता है। सर्वप्रथम इस रोग की पहचान 1931 में हुई थी। ट्रिटिकल गेहूं और राई के मध्य एक संकर का प्रतिफल है। राई मतलब जो हल्की सरसों जो पीली होती है और राई काली होती है, इनके मध्य जो संकर कराया गया यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये ट्रिटिकल नाम की जो है कि प्रजाति बनी। और इकोनॉमिक सर्वे 21-22 के अनुसार यह कहा गया कि भारत में गेहूं का जो सर्वाधिक उत्पादन है हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। इसीलिए प्रश्न जब पूछा जाता है कि गेहूं की सबसे अधिक पैदावार कहाँ होती है, तो उत्तर प्रदेश, न कि पंजाब और हरियाणा। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश और पंजाब दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्र वाली फसल धान और गेहूं है, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक किसान किसकी बुआई करता है, धान और गेहूं की करता है। और गेहूं की सिंचाई की ताज निकलने की अवस्था सर्वाधिक क्रांति अवस्था होती है। क्या होती है, क्रांतिक अवस्था होती है, जहाँ केवल एक ही सिंचाई करना संभव हो, वहाँ इसी अवस्था में सिंचाई को महत्व दिया जाता है। ताज निकलने की अवस्था बुआई के 20 से 25 दिन बाद होती है, जहाँ केवल 2 सिंचाई करना संभव होता है। वहाँ पहली सिंचाई ताज निकलने की अवस्था में और दूसरी सिंचाई पुष्प लगने की अवस्था में किए जाने का महत्व होता है। तो जो ताज निकलना यानी कि क्राउन रूट इनिशिएटिंग, जो ज़मीन से गेहूँ निकलना शुरू होता है 20-25 दिन बाद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहने का मतलब है कि जो गेहूं के बीज है वो ज़मीन में फेंक दिए जाते हैं। धान की तरह इसकी बोया नहीं जाता है कि आप इसकी एक 10 मतलब 1 फीट की या आधे फीट की जो पौध होती है उसको धान को तो लगाया जाता है, तो उसमें तो ऑलरेडी वो पत्तियां निकली हुई हैं, लेकिन गेहूं को फेंक दिया जाता है जगह जगह। और ये जो मिट्टी में से जब पहली बार बाहर निकलते हैं 20-25 दिन में हरे हरे पत्ते, तो इनको बाहर के एटमॉस्फेयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, सूर्य का प्रकाश है, हवा है, पानी है, इनके साथ एडजस्ट करने के लिए, इनको जीवित रखने के लिए पानी की सिंचाई बहुत ही ज़रूरी होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो ताज़ निकलने की अवस्था है सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट होती है। अगर इसी समय पानी नहीं मिला तो गेहूं सूख जाएगा और सारी फसल वेस्ट हो जाएगी, तो इसीलिए इसको कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ताज़ निकलना यानी क्राउन रूट इनिशिएटिव क्या होता है। पहले प्रश्न को देखते हैं, किन महीनों में रबी की फसल की बुवाई की जाती है? तो इनकी अक्टूबर और नवंबर में खेती की जाती है सामान्यतः, और मई जून के आसपास इनको काट लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन एक रबी की फसल है? कपास, अरहर, मक्का, सरसों। तो आपने खेतों में देखा होगा सरसों की खेती गेहूं के साथ बोई जाती है, तो डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? मूंगफली, मसूर, मक्का, धान। खरीफ की फसल नहीं है अर्थात वो कहीं ना कहीं रबी की फसल होगी या तो जायद की फसल होगी। और मैक्सिमम जो दलहनी फसलें होती हैं वो भी रबी की फसलें होती है, तो मसूर की जो दाल होती है वो रबी की फसलों में आती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? अर्थात रबी की फसल होने 3 होंगी और बाकी नहीं होगी। गाजर आपको जाड़े में मिलता है, इसलिए हम लोग गाजर का हलवा बना के खाते हैं गर्मी में, गरम गरम बढ़िया लगता है। मटर आपको मिलती है तो आलू मटर की सब्ज़ी बनती है, मटर गोभी की सब्ज़ी बनती है, खिचड़ी बनती है। और वहीं मूली भी आपको सलाद के रूप में देखने को मिलती है ठंडियों में ही, मूली के पराठे, पत्तियों की सब्जियाँ, ये सारी चीज़ें। लेकिन भिंडी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सामान्यतः भिंडी गर्मी के समय में दाल चावल के साथ भिंडी की सब भुजिया लोग खाते हैं, बहुत सारे लोग सब्जी खाते हैं, कलौंजी खाते हैं, तो इससे पता चलता है कि ये तो गर्मी की सब्जी है, अर्थात ये यहाँ पे नहीं होती है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो चना खरीफ की फसल नहीं होती। चना किसकी होती है? रबी की फसल होती है, क्योंकि चने की खेती भी गेहूं, सरसों, मक्के के साथ की जाती है और इसमें चना बाजार में देखने को मिलता है, चने का साग बनता है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फसल के आधार पर बेमेल बताइए। धान, मक्का, गेहूं, ज्वार। तो गेहूं इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ज्वार, मक्का, धान तीनों ही खरीफ की फसल होती है, जबकि गेहूं रबी की फसल होती है। देखिए, फसलों को कोई अलग से याद करने की ट्रिक नहीं है, कोई तरीका नहीं होता है। आप जो भी डेली यूज़ लाइफ में आप चीज़ें जब जब कंज्यूम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि आप इतने बड़े हो गए हैं, कॉम्पिटेटिव तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की, तो आज तक आपने सारी चीज़ों को प्रयोग ना किया हो। कुछ सब्जियां एक आध छूट गई होंगी, लेकिन अदरवाइज आपने सभी सब्जियों को हर सीजन में खाया है, तो आप उससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन सी सब्जियां किस समय ज़्यादा मिलती हैं। तो उसी आधार पे आप उसके कर सकते हो कि डिवाइड की रबी की है या खरीफ की है या जायद की फसल है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी समुच्चय आवश्यक है? मध्य ताप और मध्यम वर्षा। गेहूं के लिए लगभग 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है कि सेल्सियस 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए होता है, और 50 से 70 या 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए होती है। और इकोनॉमिक सर्वे 21 से 22 वाला कहता है कि देश में गेहूं की कृषि 31.6 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर की जाती है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो गेहूं आपकी नकदी फसल नहीं, बल्कि ये तो खाद्यान्न फसल है, जबकि गन्ना, जूट, कपास, ये तीनों ही नकदी फसलें होती हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी हैं? तो आप देखिए, यहाँ पे गेहूं है तो इसे आप काट सकते हैं, यहाँ गेहूं है तो इसे आप काट सकते हैं, यहाँ चना है तो इसे आप काट सकते हैं, क्योंकि ये तो खाद्यान्न फसल होती है। तो सी ऑप्शन सही होता है, कपास, गन्ना, केला। कपास, गन्ना और केला। क्वेश्चन नंबर 10 है, देश में गेहूं का उत्पादन कम होने की आशंका से भारत ने किस देश के साथ 15 लाख टन गेहूं आयात करने के लिए अनुबंध किया था? तो ऑस्ट्रेलिया से किया था। तो ये 1998 का प्रश्न है, तो उस समय के करंट अफेयर्स में चर्चा में रहा होगा। लेकिन आज भारत गेहूं के क्षेत्र में इतना आत्मनिर्भर हो गया है कि ये ईरान, चाबहार पोर्ट का प्रयोग करके अफगानिस्तान, मध्य एशिया और भी छोटे छोटे दक्षिण एशियाई देशों को भी ये सप्लाई करता है भारत, अर्थात निर्यात करता है। तो अब गेहूं आयात करने की स्थिति बहुत ही 0% आप मान के चलिए। 11 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? तो हमने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश तो उसका आना ही चाहिए। अच्छा, यहाँ क्रम पूछ रहा है, तो सबसे अधिक जो है कि उत्तर प्रदेश में होता है, हरियाणा और पंजाब। ज़रा आगे और भी ऑप्शन देख लें, उसके बाद हम उत्तर लगाएंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि सी वाला सही होगा, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश आता है, फिर पंजाब आएगा, फिर हरियाणा आएगा 3rd नंबर पे। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये प्रश्नकाल के दौरान 3 राज्य थे, लेकिन वर्तमान में जो इकोनॉमिक सर्वे 21-22 है, उसमें पहला नंबर उत्तर प्रदेश का है, दूसरा मध्य प्रदेश का और तीसरा पंजाब का। तो हरियाणा इस लिस्ट से बाहर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य। तो हमारा उत्तर प्रदेश है, जो कि सबसे अधिक उत्पादन करता है गेहूं का। क्वेश्चन नंबर 13, 2015-16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? तो उत्तर प्रदेश की ये पराकाष्ठा बादशाहत कायम है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बी ऑप्शन फिर से यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न को देखते हैं, मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो ये धान की प्रजाति, ध्यान दीजिएगा, गेहूं नहीं बल्कि धान की प्रजाति है। आगे देखते हैं, किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो गेहूं और गन्ना दोनों में ही, गेहूं और गन्ना दोनों में। हमारे यूपी में, पश्चिमी यूपी में खासकर बहुत सारे गन्ने की खेती की जाती है, और लगभग हमारे यूपी में ही 8 से 10 चीनी मिल जो है की हैं। 8 से 10 तो मैंने कम बताई है, और भी अधिक होंगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? तो सोनोरा 64, सोनोरा 64, इसको जो है कि म्यूटेशन की क्रिया से परिवर्तित करके संकर प्रजाति के रूप में इसको डेवलप किया गया है। गेहूं में बौनेपन का जीन कौन सा होता है जो इसकी फसल को छोटा रखता है? तो नोरिन 10, मैंने बताया था कि नोरिन 10 एक जीन की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखेंगे, मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में उगाया जाता है? ऐसी जगहों पे जहां पे सिंचित अवस्था नहीं होती, यानी सिंचाई की कोई अवस्था नहीं होती, असिंचित परिस्थितियों में। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज 3077 यानी कि 3077 ये किसकी प्रजाति है? तो ये गेहूं की प्रजाति है, राज 3077।
आप देखेंगे यहाँ पे कि राज 3077 गेहूं की एक प्रजाति है। यह देर से बुवाई के लिए एवं सिंचित क्षेत्र हेतु उपयुक्त मानी जाती है। इसकी औसत उत्पादकता 5500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहती है। गेहूं की कुछ अन्य प्रमुख किस्में सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, देशरत्न, कंचन, गोमती इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है गेहूं की, किसकी है? एक गेहूं की प्रजाति है। अब यहाँ देखेंगे आप कि पूसा सिंधु गंगा गेहूं की एक प्रजाति है। गेहूं की कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं जैसे पूसा बसंत, पूसा बहार, पूसा गौतमी और पूसा अमूल्य, पूसा वत्सला, पूसा अनमोल और पूसा किरण। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो भी पूसा से शुरू होने वाली किस्में होंगी वो सारी की सारी गेहूँ की किस्म होती है। यूपी 308 एक प्रजाति है गेहूं की। यूपी 308 गेहूं की एक प्रजाति है। अगले प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 2006, 7 और 9, 10 के दौरान भारत में गेहूं का उत्पादन क्या था? बढ़ा था और लगातार ही अब यह गेहूं का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। घटने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और ये सब तत्काल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो आप लोग नए बजट के अनुसार जरूर देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा एक गेहूं की फसल रोग है? तो रस्ट जो है कि गेहूं की फसल रस्ट है, मतलब रोग है। और इसमें क्या क्या होता है? 3 प्रकार के रस्ट होते हैं, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट। कल्याण सोना एक किस्म है, किसकी है ये कल्याण सोना? तो ये गेहूं की एक किस्म है कल्याण सोना। अगले प्रश्न को देखें 26, भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्मों पर विचार कीजिए। अर्जुन, पद्मा, जया, सोनालिका। तो भारत में सबसे अधिक पैदावार किसकी होती है, इस पे विचार करने की बात की जा रही है। तो हम यहाँ देखते हैं सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 4, अर्थात सोनालिका और अर्जुन गेहूं की किस्में, जबकि जया और पद्मा चावल की किस्में हैं। तो सोनालिका और अर्जुन जो है गेहूं की किस्में, जया और पद्मा चावल की हैं। गेहूं के साथ 2 फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो यूपी AS 120 इसकी जो है कि बहुत अच्छी मानी जाती है इसको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है, सही है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं है, यह भी सही है। एक प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है। गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था होती है, गलत। जब गेहूं पहली बार जमीन से बाहर निकलता है छोटे छोटे पौधों में, तो वो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट क्रांतिक अवस्था होती है जहाँ पे सिंचाई कंपलसरी होती है। तो चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। तो यहाँ पे तीसरा भी सही माना गया है कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही किए गए हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29, ट्रिटिकेल निम्न में से किन 2 बीज का संकर है, यानी कि किसके क्रॉस माने जाते हैं? तो गेहूं और राई। राई क्या होती है? जो सरसों की तरह छोटे छोटे काले दाने होते हैं जिसका तेल निकलता है उसका भी, तो उसे राई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, 2 कथन दिए हुए। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। सुअपवाहित उर्वर भूमि, शीतकाल में 10 से 15 सेंटीमीटर तापमान, लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो तापमान देखिए 10 से 25 तक था, 10 से 15 नहीं, लेकिन चल सकता है 10 से 15। तो यहाँ आप इसको देखेंगे ए स्टेटमेंट सही है कि दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। करनाल बंट एक बीमारी है किसकी? गेहूं की, और ये कवक जनित बीमारी यानी कि कवक से होती है। गेहूं की एक कवक जनित यानी कि फंगल बीमारी है जो कि टिलेटिका इंडिका नामक कवक से होती है, और इसकी पहचान सबसे पहले 1931 में की गई थी। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम ड्यूरम। ट्रिटिकम ड्यूरम जो है कि इसका वानस्पतिक नाम भी है। अब अगला हमारा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि गेहूं, मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम ड्यूरम है और यह सामान्य गेहूं ट्रिटिकम वेलगरे से भिन्न होता है। अगला टॉपिक है हमारा खरीफ की फसलें। अब खरीफ की फसलों को आप कंपैरिजन करके आराम से समझ पाएंगे रबी की फसल के साथ। खरीफ की फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। अगर आपको मानसून से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो आप मेरी मानसून की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, जो हमने इसी ज्योग्राफी घटना चक्र सीरीज में रख दिया है, डाला है, तो आप वहाँ पर जाके उसे ज़रूर देखिएगा। तो आपको मानसून की दिक्कत नहीं होगी कि कब मानसून आता है, किसे कहते हैं, कब बारिश होती है, कौन से मानसून के क्षेत्र से होती है, किस क्षेत्र को कितनी वर्षा प्राप्त होती है, ये सारी चीज़ें हमने डील की हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली जो फसलें होती हैं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली इत्यादि। आगे देखते हैं हम। सोयाबीन
खरीफ फसल में भी शामिल है, यानी कि सोयाबीन भी खरीफ फसल में शामिल है। धान की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र के विशेषकर कोंकण तटीय उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। अब आप ये देख सकते हैं, ये वो क्षेत्र है जहाँ पे या तो सिंचाई की सुविधा बहुत अच्छी है, या अगर मैं कहूँ कि ये सब सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्र नहीं है तो कम से कम कोस्टल रीजन है, जहाँ पे समुद्र का पानी, गंगा नदियों का पानी जो है कि ईजिली प्राप्त हो जाता है, जिससे सिंचाई करना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि धान की खेती के लिए देखिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है। इसीलिए तमिलनाडु में जब गर्मी में मई, जून, जुलाई में बारिश नहीं होती है तो वहाँ पे धान की खेती नहीं की जाती है। लेकिन जब ठंडियों में लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त होती, बंगाल की खाड़ी से जब वर्षा प्राप्त होती तमिलनाडु को नवंबर दिसंबर में, तो सोचिए जहाँ पूरे भारत में मैक्सिमम जगह उत्तर भारत में गेहूं की खेती हो रही होती है नवंबर दिसंबर में, उस समय तमिलनाडु अपने चावल की खेती कर रहा होता है, धान की खेती कर रहा होता है, क्योंकि वहाँ पानी उसको नवंबर दिसंबर में ही प्राप्त होता है। सिंचाई की सुविधा का विकास होने के पश्चात पंजाब और हरियाणा में भी धान की फसल बोई जाती है। धान उष्णकटिबंधीय फसल है, गर्मी के समय बोई जाती है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में मानी जाती है। धान की फसल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है उससे अधिक तो तापमान चाहिए, क्योंकि गर्मी में तापमान नॉर्मली 25 से ऊपर होता है, और 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में आता है, और इसका इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि यह लगभग 45.1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर चावल की खेती की जाती है। ये तो गेहूं से भी लगभग 10 अधिक है, क्योंकि गेहूं की खेती 36.6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पे की जाती थी। इस प्रकार कृषि क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण फसल क्या हो गई? चावल हो गई है। और आगे देखते हैं हम लोग कि 19-20 के अनंतिम में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। इस संदर्भ में पश्चिम बंगाल का दूसरा स्थान और ओडिशा का तीसरा स्थान आता है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार कहा गया, भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन 2722 किलोग्राम है, जबकि 2021 में यही 2713 था। तो मतलब कुछ वृद्धि देखने को मिली है। भारत में धान की उत्पादकता सर्वाधिक पंजाब में। प्रोडक्टिविटी कहने का मतलब क्या होता है? उत्पादकता कि कम क्षेत्रफल में, कम जगह में अधिक प्रोडक्शन कर लेना। पंजाब में प्रति हेक्टेयर 4035 किलोग्राम धान का उत्पादन होता है, और इसीलिए भारत में जो दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। आगे आपने पढ़ा कि जो दक्षिण भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में तेलंगाना और रायलसीमा है, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा में सम्मिलित होते हैं या उसी के बीच में आते हैं। आगे हम देखते हैं 4 सीड्स, जो 19-20 का डेटा है उसके अनुसार 4 सीड्स चावल उत्पादक देशों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश। गेहूं में नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, और चावल में सेकंड नंबर पर आता है। इसके बाद और हम इसके बारे में जानते हैं कि भारत में धान की प्रमुख किस्मों में जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना है। अगर आप देखेंगे कुछ नदियों के नाम से मिलती जुलती धान की किस्में हैं। जैसे मैंने बताया पूसा, पूसा से संबंधित जो भी फसल आएगी वो सारी गेहूं की किस्में होंगी। इसी तरीके से आप इसमें नदियों के नाम पे आप देख सकते हो, जमुना कोई यमुना भी कहता है, करुणा नदी होती है, जया नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, पद्मा नदी है, अन्नपूर्णा नदी है। तो इन सभी के नाम पर सामान्यतः धान की फसलें देखने को मिलती है। अमन धान जो जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। पूसा सुगंधा 5 ये धान की एक सुगंधित किस्म है, और पूसा से संबंधित आपकी गेहूं की किस्में भी देखने को मिलती है। पूसा RH10 बासमती चावल की एक संकर प्रजाति है, और बासमती चावल से ही पुलाव वगैरह बनाए जाते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं। धान की अन्य प्रजातियां भी बहुत सारी हैं, जिसमें कि आपकी गंगा हो गई, सुरुचि हो गई, सह्याद्री 4 हो गई। बासमती चावल की रोपाई करते समय बेहतर उत्पादकता हेतु उपयुक्त बीज दर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पर, जिसको हम प्रश्नों में भी समझ लेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोस्पिरिलम और फास्फोबैक्टीरिया, एजोला आदि चावल की फसल के लिए प्रमुख जैव उर्वरक हैं। ये सब जैव उर्वरक होते हैं। अब देखते हैं कि संपूर्ण भारत में चावल की खेती के क्षेत्र का सर्वाधिक हिस्सा उत्तर प्रदेश का आता है 13.11, क्योंकि भारत में यूपी ऐसा राज्य है जहां पर सबसे अधिक क्षेत्रफल में जो है कि खेती होती है चावल और गेहूं की, लेकिन उत्पादन जो है कि सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं।
धान की उत्पत्ति हुई है कहाँ पे? दक्षिण पूर्व एशिया में इसके प्रमाण मिले हैं और दक्षिण पूर्व एशिया को ही धान की उत्पत्ति के लिए माना गया है। सेकंड प्रश्न है, इनमें से कौन खरीफ की फसलें हैं? तो पहले ही आप गेहूं को देख के आप काट देंगे, चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर और कपास आपकी, धान आपका और गेहूं मूंगफली, ये तीनों ही आपकी खरीफ की फसलें होती हैं। खरीफ की फसलों के बारे में क्या कहा जाता है? जून जुलाई में बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर तक इनकी कटाई हो जाती है, अर्थात ये फसलें गर्मी में बोई जाती हैं। मुख्य रूप से धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंग, मूंगफली, तंबाकू, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन, तो ये मुख्य रूप से फसलें इसमें आती हैं। अगला प्रश्न है, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां क्या है? 100 सेंटीमीटर से ऊपर लगभग वर्षा होनी चाहिए और 25 सेंटीमीटर से ऊपर का तापमान होना चाहिए। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो सोयाबीन खरीफ की फसल होती है। यहाँ पर देखिए कुछ ट्रिक लिखी हुई है कि रबी की फसलों में कौन सी आती है? गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों, बरसीम। जो बरसीम क्या होता है? ये गायों का चारा होता है, जानवरों का, गाय भैंस की जो हरी हरी पत्तियाँ होती हैं उनका ये चारा होता है। और खरीफ में देखें तो धान, मक्का, ज्वार, कपास, रागी, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली होती है। वहीं जायद में देखें तो तरबूज, ककड़ी, खीरा। जायद की फसलें सामान्यतः पानी वाली फसलें होती हैं, जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया और खरबूजा हो गया। इन सब चीज़ों को खा के हम अपने शरीर में पानी की मात्रा को पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो सरसों खरीफ की फसल नहीं है, क्योंकि सरसों गेहूं के साथ बोई जाती है और ये रबी की फसल होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो चना नहीं है, क्योंकि चना भी गेहूं के साथ, सरसों के साथ बोया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? तो चावल जो है कि प्रमुख खाद्यान्न है, गेहूं से भी ज़्यादा चावल खाद्यान्न है और इसी का प्रमाण है कि चावल लगभग 46 हेक्टेयर जो है उस पर खेती की जाती है, 46 मिलियन हेक्टेयर पे, और जबकि गेहूं 36 मिलियन हेक्टेयर पे ही खेती की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी होती है? तो चावल होती है, क्योंकि क्षेत्रफल इसी का सबसे अधिक कवर होता है। आप यहाँ देखेंगे कि आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार कहा गया है कि भारत में 45.1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पे चावल की खेती होती है, वहीं 31.6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पे गेहूं की खेती होती है। इसीलिए भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल चावल हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है? तो धान के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11, भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन वर्ष 2013-14 में था। भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन जो है कि, तो ये तत्काल का प्रश्न था तो इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आएगा आप उससे बजट को देख के जाइएगा। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा के क्षेत्र को हम चावल के कटोरे के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? तो पंजाब में उत्पादकता सर्वाधिक है, यह ध्यान दीजिएगा। पश्चिम बंगाल में उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, मतलब कि कम क्षेत्रफल में ज़्यादा फसल उगाना। 14 नंबर पे कौन सी चावल की किस्म नहीं है? तो जया भी है, पद्मा भी है, हंसा भी है, लेकिन ज्वाला नहीं है। ज्वाला इसकी फसल नहीं है, बल्कि ज्वाला, जड़िया, मरु, बहार, ये सब मोठ की प्रजातियां होती हैं। मोठ की जो दाल मोठ होती है ना, उसकी। जया, पद्मा, कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान्य या सीरियल की उन्नति किस्म है जो है कि, तो ये धान की उन्नत किस्म है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अमन धान उगाया जाता है, जून जुलाई में उगाया जाता है। अमन धान जून जुलाई में उगाया जाता है। आगे देख लेते हैं, पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है, किसकी? धान की है। ध्यान दीजिएगा, पूसा से संबंधित गेहूं की भी किस्में होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत बारीकी से याद रखना होगा कि पूसा में धान की भी कुछ फसलें आती हैं। अगला प्रश्न है, बारानी द्वीप किस फसल की एक किस्म है? तो यह भी धान की एक किस्म है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है?
तो पूसा RH10, पूसा RH10 यह बासमती चावल की संकर प्रजाति है। बासमती चावल की रुपाई हेतु उपयुक्त बीज दर क्या होनी चाहिए? लगभग 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की पैदावार के साथ होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पंजाब चावल का एक अति महत्वपूर्ण निर्यातक है, यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। तो देखिए, निर्यातक तभी होगा जब यहाँ पे वाणिज्यिक फसल के रूप में यूज हो रहा होगा। तो बिल्कुल पंजाब में जो है कि हरियाणा में वाणिज्यिक फसल के रूप में यूज होता है, जबकि ओडिशा में यही चावल जीविका के रूप में यूज होता है, कि मतलब अपने जीवन यापन को चलाने के लिए, जीवित रहने के लिए खाते हैं लोग। तो ए ऑप्शन तो सही है, लेकिन यह प्रदेश चावल के उत्पादन में, यानी कि उत्पादकता नहीं, उत्पादन प्रोडक्शन करने में तो अग्रणी तो नहीं है। इसमें तो पंजाब नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल आता है। तो ए स्टेटमेंट सही होगा और आर गलत हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ लिखा हुआ है कि पंजाब चावल के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्यों में से एक है। यह चावल का अतिरेक उत्पादक है, जहां से देश के अन्य क्षेत्रों में चावल की आपूर्ति की जाती है, परंतु भारत में चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है और इसके पश्चात उत्तर प्रदेश और फिर तीसरे नंबर पे पंजाब आता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा सबसे बड़ा उत्पादक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी अर्थात नील हरित शैवाल, एजोस्पेरलम, फास्फोबैक्टीरिया, एजोला, ये सभी चावल की फसल के लिए प्रमुख जैव उर्वरक के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो अधिक वर्षा तो देखिए पश्चिमी तट पे होती है, ना कि पूर्वी तट पर होती है। तो सी वाला सही होगा कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि भारत के पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पे धान की खेती ज़्यादा होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पूर्वी तट पे ज़्यादा वर्षा नहीं होती बल्कि पश्चिमी तट पर होती है सबसे अधिक वर्षा। यहाँ आप देखेंगे कि भारत का पश्चिमी तट पूर्वी तट की अपेक्षा संकीर्ण है। पूर्वी तट की नदी घाटियों में धान के बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है, जबकि पश्चिमी तट में अपेक्षाकृत कम धान पैदा किया जाता है। और अगर हम बारिश की बात करेंगे तो पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक वर्षा प्राप्त होती है पश्चिमी घाट को, न कि पूर्वी घाट को। क्वेश्चन नंबर 25 है, विगत एक दशक में भारत के किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही? तो वो थी चावल के लिए। तो ये थे दोस्तों आपकी आज की क्लास में रबी की फसल और खरीफ की फसल, हमने इसको कंप्लीट किया। कल हम अगली क्लास में जायद की फसलें, व्यापारिक फसलें जिसमें कपास, गन्ना, जूट, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, जहां से हर साल मैचिंग के लिए कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।